Zero to Professional English Course, a creation of Habib Riaz. Lesson 51, Urdu to English Practice, Part 1, The Foolish Crow. For a better experience of the course, you should buy our book. Golden English, Intermediate Level 2, 0 to Professional English Guide, a golden gift for English learners. What is inside the book? This book is very beneficial for intermediate level students. It contains part of speech, auxiliary verbs or modals, some additional structure of English sentences, 20 stories for Urdu to English practice, direct and indirect, 20 lessons for English text reading and understanding, 35 lessons for English speaking practice, and many more things. I am sure that my book, Golden English, would be a perfect need for English learners, as this will serve as a complete guide to improve their English skills, starting from zero knowledge to advanced levels. Especially translation, English text understanding, and speaking skills, whether starting from zero knowledge to advanced levels. Error is human nature, so if you notice any mistakes in the book, please do not hesitate to inform me. I would be grateful for this act of kindness. If you like, you may share this course with your friends and relatives. To stay updated about our courses and opportunities, please follow us on the links given below in the description. Let's begin with the lesson. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग बखैर व आफियत होंगे। अब हम पढ़ने जा रहे हैं लेसन नंबर 51, जिसमें कई सारे हिस्से हैं और हमने इसको पार्ट्स में बांट दिया है। पार्ट्स का मतलब होगा कहानी नंबर 1, कहानी नंबर 2। तो अब हम प्रैक्टिस करेंगे उर्दू से इंग्लिश की, ठीक है। और जो कुछ भी ज़रूरी चीज़ें थी उर्दू से इंग्लिश प्रैक्टिस की, उन सारी चीज़ों को मैंने आपको बता दिया है, अच्छे से वजाहत कर दी है। उम्मीद करता हूँ कि अब आपके लिए आसान होगा उर्दू से अंग्रेज़ी तर्जुमा करना या इसकी मशक करना। और मेरे तर्जुमे को हरफ आखिर नहीं मानेंगे कि मैंने जो कह दिया वही है, और आपको हक़ है कि आप सवाल करें और आप उससे अच्छा तर्जुमा करने की कोशिश करें, ठीक है। बस हम एक प्रैक्टिस के तौर पर ला रहे हैं, तो हो सकता है मेरे अल्फाज अलग हों, आपके अल्फाज अलग हों, लेकिन फिर भी मेरी पूरी कोशिश ये रहेगी कि करीब तरीन अल्फाज का इस्तेमाल किया जाए, ओके। ज़्यादा दूर ना जाया जाए, वरना फिर माना भी मुख्तलिफ हो सकता है। तो आज से हम पढ़ेंगे उर्दू से इंग्लिश प्रैक्टिस, यानी करेंगे दुरूस हैं, यानी 20 असबाक हैं या 20 सबक़े हैं या 20 सबक हैं जिनको इंशाअल्लाह हम एक एक करके पढ़ेंगे। और यहाँ पर मैं एक बात और बताना चाहूँगा कि मैं कहानियाँ इसलिए दे रहा हूँ ताकि आपकी प्रैक्टिस हो सके और थोड़ा सा मज़ा भी है। जब कहानी होती है तो थोड़ा सा अच्छा लगता है, ये चीज़ है, ठीक है। हमें भी अच्छा लगता है इसकी प्रैक्टिस करना, ठीक है। इसलिए मैंने मुश्किल इबारत नहीं उठाकर आपको दिया है। क्यों? क्योंकि तर्जुमा में इसको हम पढ़ेंगे, ठीक है। मुश्किल इबारत दे देंगे तो आप जो है हट जाएंगे, आपका जहन, आपका मन हट जाएगा। तो मेरी कोशिश ये रही है कि आसान जुमले दिए जाएं ताकि आपकी प्रैक्टिस हो। इसकी वजह यह है कि आप दो चीज़ें लेकर चलेंगे, एक तो स्ट्रक्चर, दूसरा ग्रामर के उसूल, तीसरा जो है कैसे इस जुमले को कहा जाएगा, इसलिए मैंने यहाँ पर दिया है। तो आज की कहानी है द थर्स्टी क्रो और उर्दू तर्जुमा था इसका प्यासा कौवा। और ये कहानी आप कई बार सुन चुके हैं, कोई नई कहानी नहीं है, लेकिन हम इसी को अंग्रेज़ी में करके देखेंगे, ओके। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की कहानी, जिसमें है एक प्यासा कौवा, ओके। तो यहाँ पर है एक कौवा प्यासा था। क्या यहाँ पर? एक कौवा प्यासा था। उम्मीद करता हूँ कि आपकी समझ में आया होगा। बहुत आसान जुमला है, जिसको हम कहेंगे अ क्रो वॉज थर्स्टी, ओके। कैसे कहेंगे? हम कहेंगे अ क्रो वॉज थर्स्टी, क्रो वॉज थर्स्टी, एक कौवा प्यासा था। उसके बाद है वो पानी की तलाश में इधर उधर उड़ा, लेकिन उसे कहीं पानी दिखाई ना दिया, ठीक है। तो हमारा जुमला है वो पानी की तलाश में इधर उधर उड़ा, एक हिस्सा हुआ, लेकिन उसे कहीं पानी दिखाई ना दिया। ये आपका दो हिस्सा हुआ, यानी दूसरा हिस्सा हुआ। तो पहले हम इस वाले हिस्से को बनाएंगे, फिर इसको बनाएंगे, ओके। तो इसको हम कैसे कहेंगे? इसको हम कहेंगे
ही फ्लू हियर एंड देयर इन सर्च ऑफ वाटर। ठीक, ये हो गया। बट ही डिड नॉट सी वाटर एनीवेयर, ये आपका दूसरा जुमला हुआ। ओके, तो वो पानी की तलाश में, कैसे कहेंगे आप, यानी पानी की तलाश में बनेगा इन सर्च ऑफ वाटर। सर्च इसको एज अ नाउन भी इस्तेमाल किया जाता है और एज वर्ब भी इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर एज अ नाउन इस्तेमाल हुआ है। तो इधर उधर के लिए हम बोलते हैं हियर एंड देयर, और उड़ने के लिए होता है फ्लाई। ओके, तो वो पानी की तलाश में इधर उधर हुआ, इसको आप कैसे कहेंगे, हम कहेंगे ही फ्लू हियर एंड देयर इन सर्च ऑफ वाटर। ओके, आप इसको इस तरह भी कह सकते हैं, ही फ्लू हियर एंड देयर टू सर्च फॉर वाटर, सर्च फॉर। ओके, लेकिन ज़्यादा अच्छा होगा सर्च ऑफ वाटर, पानी की तलाश में। यहाँ पर आप देख सकते हैं आपका सब्जेक्ट है, वर्ब है और इससे रिलेटेड है, ऑब्जेक्ट से रिलेटेड है। ठीक है, इन सर्च ऑफ वाटर पूरा। उसके बाद दूसरा हिस्सा बट, लेकिन उसे कहीं पानी दिखाई ना दिया, ही डिड नॉट सी वाटर एनीवेयर। अगर आप यहाँ पर गौर करें, उसे कहीं पानी दिखाई नहीं दिया, तो ये आपका जो वर्ड है, ये आपका जो जुमला है, ये आपका पैसिव वॉइस में उर्दू में। ठीक है, लेकिन इंग्लिश में आपने कैसे इस्तेमाल किया है, बट ही डिड नॉट सी वाटर एनीवेयर। इसको आपने जो है किस तरह इस्तेमाल किया है, आपने इसको एज एक्टिव वॉइस इस्तेमाल किया है। और मैं आपको बता चुका हूँ कि जब ज़रूरत ना हो, जब ज़रूरत ना हो और जुमले में सब्जेक्ट हो, तो बेहतर है कि उसको हम एक्टिव वॉइस में बनाए। लेकिन कहीं ज़रूरी हो जाए तो अलग चीज़ है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा। तो यहाँ पर चूंकि उसे दिखाई नहीं दिया, तो गोया कि उसे यहाँ पर ऑब्जेक्ट बन रहा है, लेकिन यहाँ पर हम इसको सब्जेक्ट बना लेंगे। ओके, तो इसलिए ये उर्दू की अपनी ताबीर है, अंग्रेजी में इसको हम कहेंगे बट ही डिड नॉट सी वाटर एनीवेयर, लेकिन उसे कहीं पानी दिखाई ना दिया, कैसे आप कहेंगे, ही डिड नॉट सी वाटर एनीवेयर। ये आपका पास्ट इंडेफिनिट का जुमला है। ठीक, अगर आप इसका लफ्जी तर्जुमा करें तो हम कहेंगे बट ही डिड नॉट सी वाटर एनीवेयर, कैसे कहेंगे, लेकिन उसने कहीं पानी नहीं देखा। या आप उर्दू में बोलते हैं कभी कभी, लेकिन अक्सर आप कैसे बोलते हैं, उसे पानी नहीं दिखाई दिया, मुझे ये चीज़ नहीं मिली, तो इसको आप कैसे कहते हैं, आई डिड नॉट फाइंड दिस थिंग। तो उर्दू की अपनी ताबीर है, अंग्रेजी की अपनी ताबीर है। अगर आप इसका लफ्जी तर्जुमा करें, उसे कहीं पानी दिखाई ना दिया या नहीं दिया, इसको आप कैसे कहेंगे, द वाटर वॉज नॉट सीन टू हिम एनीवेयर, द वाटर वॉज नॉट सीन टू हिम एनीवेयर। लेकिन हम इस तरह का कोई तर्जुमा नहीं करते, इस तरह का हम कोई जुमला नहीं बोलते अंग्रेजी में, बल्कि डायरेक्टली हम कहेंगे बट ही डिड नॉट सी वाटर एनीवेयर। ये जुमला आपका देख सकते हैं पास्ट इंडेफिनिट था, इसलिए हमने उसका लिहाज करते हुए ऐसा लिखा। ओके, या ऐसा हम कहेंगे। ओके गाइस, आगे चलते हैं। हमारा अगला हिस्सा है जुमले का, यानी कहानी का, आखिरकार उसने एक घड़ा देखा। आखिरकार उसने एक घड़ा देखा, इसको आप कैसे कहेंगे, आप कहेंगे एट लास्ट ही सॉ अ पिक्चर। ओके, तो ये आसान है, आखिरकार के लिए हम इस्तेमाल करते हैं क्या, एट लास्ट। ओके, उसके बाद उसने एक घड़ा देखा, इसको आप कैसे कहेंगे, ही सॉ अ पिक्चर। सिंपल है, आप इसको उर्दू में कह सकते थे आखिरकार उसे जो एक घड़ा दिखाई दिया, इस तरह भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो दोनों तरह से आप इस्तेमाल कर सकते हैं, उसे घड़ा दिखाई दिया या आखिरकार उसने एक घड़ा देखा। ओके, सिंपल है, ये आपका सब्जेक्ट बनेगा उसने, और उसके बाद एक घड़ा आपका ऑब्जेक्ट बन रहा है, और देखना ये क्या वर्ब है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एट लास्ट ही सॉ, और इसको आप सो नहीं पढ़ेंगे, सॉ। ओके, सॉ आवाज ऊपर जाएगी आपकी। तो ये आपका जुमला हुआ जो कि बिल्कुल क्लियर है और वाज़ेह है। आगे चलते हैं और हमारा अगला हिस्सा है, वो उड़कर उस पर जा बैठा। ओके, तो हमारा अगला जुमला है उड़कर उस पर जा बैठा, इसको हम कैसे कहेंगे, ही फ्लू एंड सेट ऑन इट। और हमने एडिशनल रिस्ट्रिक्शन में, अगर आपको याद हो तो मैंने बताया था कि जब दो काम एक साथ हो, तो इस सूरत में हम जो काम पहले होता है उसको पहले लिखते हैं, और उसके बाद जो काम बाद में होता है उसको बाद में लिखते हैं। ख़ास तौर पर जिस पे कर लगा हो तो उसको हम पहले लिखते हैं। ठीक है, और पास्ट में तो पास्ट में लिखेंगे। ठीक है, अगर यही मान लीजिए जाओ और बैठ जाओ आ जाए, तो वो आपका जो है इम्परेटिव हो जाएगा, तो हम वही फार्मूला लागू करेंगे। ठीक है, इम्परेटिव को इम्परेटिव की तौर पर बनाएंगे, लेकिन जो लफ्ज़ कर के साथ जुड़ जाए उसको हम पहले लाएंगे। तो यहाँ पर हम कैसे बनाएंगे, इसको हम कहेंगे ही फ्लू एंड सेट ऑन इट।
ठीक है, इसको हम अंग्रेजी में ऐसे कहेंगे। अगर आप इसका लफ्जी तर्जुमा करें ही फ्लू एंड सेट ऑन इट, तो आप कैसे कहेंगे? आप कहेंगे कि वो उड़ा और उस पर जा बैठा या उस पर बैठ गया। वो उड़ा और उस पर बैठ गया, वही बात हुई, उड़कर उस पर जा बैठा या बैठ गया। जा बैठा ये आपकी अपनी मतलब उर्दू की ताबीर है, जा बैठा या बैठ गया या बैठा। ओके, तो वो उड़कर उस पर जा बैठा, इसको आप कैसे कहेंगे? हम कहेंगे ही फ्लू एंड सेट ऑन इट। ओके गाइस, आगे चलते हैं और हमारा अगला हिस्सा है उसने घड़े के अंदर अपनी चोंच डाली। ओके, क्या क्या जुमला है? हमारा जुमला है उसने घड़े के अंदर अपनी चोंच डाली। ये बहुत ही आसान जुमला है, उम्मीद करता हूं कि आपने बना लिया होगा। तो इसको हम कहेंगे अंग्रेजी में ही पुट हिज बीक इनसाइड द पिक्चर। ही पुट हिज बीक इनसाइड द पिक्चर, तो आसान सा जुमला है, इसको हम कहेंगे ही पुट हिज बीक इनसाइड द पिक्चर। घड़े के अंदर, इनसाइड द पिक्चर, क्या क्या उसने डाला। पुट का माने होता है रखना, यहाँ पर इंसर्ट ज्यादा अच्छा नहीं होगा, पुट ही के माने में आप इंसर्ट हिज बीक, इंसर्ट के माने दाखिल करना अलग चीज है, बेहतर है कि आप यहाँ पर पुट ही इस्तेमाल करें। तो आप कहेंगे ही पुट हिज बीक इनसाइड द पिक्चर, उसने घड़े के अंदर अपनी चोंच डाली। डालने का मतलब दाखिल करना, वही माना है पुट। ओके, तो हमारा जुमला बनेगा उसने घड़े के अंदर अपनी चोंच डाली। इसको आप कैसे कहेंगे? इसको हम कहेंगे ही पुट हिज बीक इनसाइड द पिक्चर। ओके, आगे चलते और हमारा अगला जुमला है मगर पानी बहुत नीचे था, उसकी चोंच पानी तक नहीं पहुंच सकी। ओके, मगर पानी बहुत नीचे था, उसकी चोंच पानी तक नहीं पहुंच सकी। तो इसको अंग्रेजी में आप कैसे कहेंगे? अंग्रेजी में इसको हम कहेंगे बट द वाटर वॉज वेरी ब्लो, इट्स बीक कुड नॉट रीच द वाटर। ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने क्या फार्मूला, बहुत आसान सा, मगर पानी बहुत नीचे था। आसान सा है, मगर आप बट लगाएंगे मगर के लिए, और पानी आपका सब्जेक्ट बन रहा है, बहुत नीचे होना है आपका प्रीडिकेट है। ओके, तो बट द वाटर वॉज वेरी ब्लो। ओके, पानी बहुत नीचे था, ब्लू का मतलब होता है नीचे, और वेरी ब्लो मतलब बहुत नीचे। ओके, आसान है। उसके बाद उसकी चोंच पानी तक नहीं पहुंच सकी, तो ये आसान सा जुमला है। उसकी चोंच आपका सब्जेक्ट है, पानी तक पहुंचना ये आपका जो है वर्ब है, सकना, ये कैन कुड मॉडल में है, और पानी तक वाटर। ओके, तो इसको हम कैसे कहेंगे? उसकी चोंच सब्जेक्ट बनेगा, उसके बाद कैन कुड का इस्तेमाल करेंगे, चूंकि ये पास्ट की बात कर रहा है इसलिए कुड इस्तेमाल करेंगे। तो हम कहेंगे इट्स बीक कुड नॉट रीच द वाटर। ओके, उसकी चोंच पानी तक नहीं पहुंच सकी, इसको आप कैसे कहेंगे? इट्स बीक कुड नॉट रीच द वाटर। ओके, यहाँ पर गर्चे उर्दू में तक आया हुआ, लेकिन अंग्रेजी में इसके लिए हम कुछ नहीं लाएंगे। रीच का इस्तेमाल डायरेक्टली हम बगैर किसी प्रीपोजिशन के करते हैं। बहुत से लोग टू का इस्तेमाल कर देते हैं, जो कि गलत है। अगर रीच के साथ आउट आ जाए तो टू आ जाएगा, बट सिर्फ अगर आप रीच इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसके साथ आप किसी भी प्रीपोजिशन का इस्तेमाल नहीं करेंगे। ठीक है, यहाँ पर लोग गलती करते हैं, उम्मीद करता हूँ कि आप गलती नहीं करेंगे। रीच द वाटर हो गया, यह आपकी अंग्रेजी की ताबीर, गर्चे इसमें तक आया हुआ, तो यहाँ पर आपको तक लाने के लिए किसी वर्ड की जरूरत नहीं है। ओके, तो हम कहेंगे मगर पानी बहुत नीचे था, बट द वाटर वॉज वेरी ब्लो, उसकी चोंच पानी तक नहीं पहुंच सकी, इट्स बीक कुड नॉट रीच द वाटर। ओके, तो ये हमारा जुमला हुआ। आगे चलते हैं और हमारा अगला जुमला है उसने घड़े को उलटने की बहुत कोशिश की लेकिन कामयाब ना हो सका। ठीक, तो उसने घड़े को उलटने की बहुत कोशिश की, आसान सा जुमला है। उसने कोशिश की बहुत, क्या करने की? घड़े को उलटने की। ठीक है, तो गोया कि घड़े को उलटना ये आपका मकसद है, क्यों कोशिश कर रहा था, तो उसी हिसाब से इसको बनाएंगे। उसके बाद है लेकिन कामयाब ना हो सका। ठीक है, ये आपका अगला हिस्सा इस जुमले का। तो इसको अंग्रेजी में हम कैसे कहेंगे? अंग्रेजी में कहते वक्त इसको हम कहेंगे ही ट्राइड हार्ड टू ओवरटर्न द पिक्चर
बट कुड नॉट सक्सीड। ओके, तो उसने पलटने की बहुत कोशिश की। ही ट्राइड हार्ड, कोशिश करने के लिए आती है, हार्ड बहुत कोशिश की, वेरी हार्ड। ही ट्राइड वेरी हार्ड, यहाँ पर आप वेरी बढ़ा लीजिएगा, मैं नहीं लिखा हूँ, वेरी बढ़ा दीजिएगा। ओके, सो ही ट्राइड वेरी हार्ड, ठीक, उसने बहुत कोशिश की क्या करने के लिए। देखिए मकसद बयान करने के आप ला रहे हैं, और आपने इन्फिनेटिव में पढ़ा था कि इन्फिनेटिव का इस्तेमाल जुमले में मकसद बयान करने के लिए भी होता है। तो उसने कोशिश क्यों की, ओवरटर्न द पिक्चर, घड़े को उलटने की। ओके, ये आपका सब्जेक्ट है, या आपका ट्राई हार्ड या वेरी हार्ड, या आपका वर्ब है, और इसका आपका इन्फिनेटिव है, यानी पूरा प्रेडिकेट है। ओके, सो ही ट्राइड हार्ड या वेरी हार्ड टू ओवरटर्न द पिक्चर, लेकिन कामयाब ना हो सका। कामयाब होना, बी सक्सीड। ओके, सक्सीड के मतलब होता है कामयाब होना। ओके, और कामयाबी के माने में भी होता है। तो बट कुड नॉट सक्सीड। ओके, बट कुड नॉट सक्सीड, लेकिन कामयाब नहीं हो सका, यानी कौन, ही, यहाँ पर ही पोशीदा है। ठीक है, यहाँ पर सकने का माना है, तो कैन की सेकंड फॉर्म कुड आती है, इसलिए हम इसको इसके एतबार से लिखेंगे बट ही कुड नॉट सक्सीड। ओके, तो इसको हम इस तरह से कहेंगे। आगे चलते हैं। आगे, उसने घड़े के पास कुछ कंकर देखे, या उसने घड़े के पास कुछ कंकरियां देखी भी आप कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको आप, बहुत आसान सा जुमला है, उसने देखा क्या, कुछ कंकर, कहा नियर द, घड़े के पास। तो इसको अंग्रेजी में कैसे कहेंगे, अंग्रेजी में हम कहेंगे ही सॉ सम पेबल्स नियर बाय द पिक्चर। ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ही सब्जेक्ट है, सीन की सेकंड फॉर्म सॉ आती है, आपका वर्ब है, सम पेबल ये आपका ऑब्जेक्ट है, नियर बाय द पिक्चर ये इसी से रिलेटेड है, ऑब्जेक्ट से। ठीक, बहुत आसान सा है। उसने घड़े के पास कंकर देखे, ही सॉ सम पेबल्स नियर द पिक्चर। ओके, घड़े के पास, नियर द पिक्चर, कुछ लोग अराउंड भी कर सकते हैं इसको। अराउंड का मतलब होगा इर्द गिर्द, चारों तरफ हो जाएगा, बट यहाँ पर पास का मतलब होगा चारों तरफ नहीं, बल्कि हो सकता है थोड़ी दूर पे रहा हो, एक ही जगह पे, चारों तरफ से ना रहा हो, तो यहाँ पर ये माना हो रहा है। लेकिन अगर आपने अराउंड कर दिया तो इसका मतलब चारों तरफ हो जाएगा। तो यहाँ पर हम कहेंगे उसने घड़े के पास कुछ कंकर देखे, इसको हम कहेंगे ही सॉ सम पेबल्स नियर बाय द पिक्चर। बहुत आसान सा जुमला है। ओके, आगे चलते हैं। हमारा अगला जुमला है, उसने उन्हें एक एक करके उठाया और घड़े में डाल दिया। क्या है, उसने उन्हें एक एक करके उठाया और घड़े में डाल दिया। बहुत आसान सा जुमला है। तो इसको अंग्रेजी में हम कहेंगे he picked them up one by one and dropped them in the pitcher. ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि उसने उन्हें उठाया, उसने उन्हें उठाया, ये असल है, एक एक करके, एक एक करके यहाँ पर हो जाएगा वन बाय वन। तो he picked them up, पिक अप का मतलब होता है उठाना। ओके, एक एक करके वन बाय वन, जैसे आप कहते हैं एक एक करके आओ, कम वन बाय वन, कम वन बाय वन, एक एक करके आओ, एक एक करके खाओ, ईट वन बाय वन। तो यहाँ पर एक एक करके लिए आप लाएंगे वन बाय वन, दो दो करके टू बाय टू, तीन तीन करके थ्री बाय थ्री, इस तरह से आप बदलेंगे। ओके, तो एक एक करके उसने उठाया, तो हम कहेंगे ही पिक्ड देम अप वन बाय वन। ठीक, और घड़े में डाल दिया, एंड ड्रॉप देम इन द पिक्चर। ड्रॉप का मतलब होता है कोई चीज छोड़ना, लेकिन यहाँ पर डालने का मतलब वो लाकर छोड़ रहा था ना, तो यहाँ पर वही माना है। लेकिन हमने कहीं घड़े में छोड़ दिया, वो अलग माना हो जा रहा है। घड़े में डालने का मतलब लाकर छोड़ना घड़े के अंदर, वही माना है। ठीक है, तो इसलिए हमने यहाँ पर ड्रॉप का इस्तेमाल किया। ठीक, आप पुट भी ला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बट जो कॉन्टेक्स्ट है, जो स्टोरी चल रही है, उसके एतबार से अगर आप ड्रॉप लाते हैं तो बहुत अच्छा होगा। ओके, और घड़े में डाल दिया, आसान सा है, एंड ड्रॉप देम इन द पिक्चर। ओके, यहाँ पर एक चीज आपको मैं बताना चाहूंगा, यहाँ पर देम आया हुआ है और उर्दू में कुछ नहीं है, घड़े में डाल दे डायरेक्टली। ओके, तो ये आपकी अंग्रेजी की ताबीर है। आपको अक्सर ऐसा देखने को मिलेगा कि अंग्रेजी में अक्सर जो है प्रोनाउन का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। जैसे कि अगर आप कहें मेरे बेटे ने दायां पाया, अपना अपना हम बोल देते हैं, ठीक है, लेकिन अक्सर मेरे भाई का दायां पैर टूट गया, मेरे भाई का दायां पैर टूट गया, तो इसको अंग्रेजी में कैसे कहेंगे, माई ब्रदर हैज़ ब्रोकन हिज राइट लेग, या इस तरह का। ठीक है, हिज राइट लेग। तो यहाँ पर प्रोनाउन का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है। जैसे आप कहें कि जाओ और हाथ धुल लो,
जाओ और हाथ धुल लो, इसको हम कैसे कहेंगे अंग्रेजी में? गो एंड वॉश योर हैंड। घर उर्दू में आपने योर इस्तेमाल नहीं किया, तुम्हारा अपना हाथ घरचे कर लेते हैं, लेकिन आमतौर पर हम नहीं करते। लेकिन अंग्रेजी में चीज़ है कि आपको बहुत ज़्यादा प्रोनाउन का इस्तेमाल मिलेगा। तो यहाँ पर वही चीज़ है कि यहाँ पर उर्दू में नहीं है और उनको घड़े में डाल दिया, लेकिन अंग्रेजी में हम कहेंगे बट ड्रॉप दम इन द पिक्चर। आप ये भी कह सकते हैं बट एंड ड्रॉप इन द पिक्चर, लेकिन थोड़ा सा अधूरा लग रहा है, कुछ ऐसा लग रहा है कुछ छूट रहा है हमसे अंग्रेजी में, इसीलिए हम यहाँ पर प्रोनाउन को इस्तेमाल कर लेंगे। तो हम कहेंगे एंड ड्रॉप देम इन द पिक्चर। ओके, और अगर कहीं चीज़ माने हो नहीं कर सकते तो ना करिए, ठीक है। लेकिन अगर आप कहते हैं एंड ड्रॉप इन द पिक्चर तो थोड़ा सा मतलब कुछ लग रहा है कम है, कुछ छूट रहा हमसे, तो इसीलिए हमने यहाँ पर इसको बढ़ा दिया है। ये आपकी अंग्रेजी की ताबीर है। ओके, आगे चलते हैं और हमारा अगला जुमला है पानी धीरे धीरे ऊपर उठने लगा। बहुत आसान सा जुमला है, आप इसको कर लेंगे मेरे ख्याल में। तो इसको अंग्रेजी में कैसे कहेंगे? हम कहेंगे वाटर बिगेन टू राइज स्लोली। ओके, उठने लगना, हो सकता है आपको इसमें परेशानी हुई, उठने लगना। देखिए, लगने का मतलब क्या होता है? कोई चीज़ शुरू करना, तो उसके लिए हम स्टार्ट कर देते हैं, बिगेन कर देते हैं। जैसे कि वो रोने लगा, अगर आप कहना हो वो रोने लगा, तो इसको हम कैसे कहेंगे? हम कहेंगे ही बिगेन टू वीप। ही बिगेन टू वीप, वो रोने लगा, वो हंसने लगा। ही बिगेन टू लाफ, वो हंसने लगा। तो यहाँ पर लगने का मतलब कोई चीज़ लगना नहीं कि कोई चीज़ आके आपको लग जाए, बल्कि लगने का मतलब होता है शुरू करना भी होता है। यानी वो हंसना, उसने हंसना शुरू कर दिया, ही स्टार्टेड लाफिंग, इस तरह हम कहते हैं ना। तो यहाँ पर लगने के लिए हम क्या इस्तेमाल करेंगे? बिगेन। और जो काम लगता है शुरू हो जाता है उसको हम टू के साथ लिखते हैं या आईएनजी के साथ। ही बिगेन राइजिंग, ही बिगेन लाफिंग, ही बिगेन वीपिंग, या टू के साथ, दोनों आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक। तो यहाँ पर लगने में आप हो सकता है आपको दुश्वारी हुई हो कि उठने लगा कैसे हम कहेंगे। तो यहाँ पर लगने का मतलब शुरू हो गया और धीरे धीरे स्लोली। ओके, तो पानी उठने लगा, ये असल है, पानी सब्जेक्ट है, उठने लगना ये आपका वर्ब है। तो कहेंगे द वाटर बिगेन टू राइज, या आप कह सकते हैं द वाटर स्टार्टेड राइजिंग। या राइज का मतलब होता है ऊपर उठना, इसलिए हमने यहाँ पर राइजिंग अप भी आप कर सकते हैं, राइजिंग अप कर सकते हैं, बट राइज का मतलब ही उठना होता है, तो उठने का मतलब ऊपर ही जाता है। राइजिंग आप कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। और यहाँ पर धीरे धीरे है, लेकिन अंग्रेजी में सिर्फ स्लोली है। और ये अंग्रेजी की ताबीर है कि आपको स्लोली स्लोली नहीं कहना, बल्कि स्लोली एक ही बार आप कहेंगे, और इसी में धीरे धीरे का माना आ जाता है। ये आपकी उर्दू की ताबीर है। आप उर्दू में ऐसे कहेंगे पानी धीरे ऊपर उठने लगा नहीं कहते आप कहते हैं पानी धीरे धीरे ऊपर उठने लगा। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं आपने दो बार इस्तेमाल किया, इसके उल्टा अंग्रेजी में आपने सिर्फ एक ही बार इस्तेमाल किया है। तो आपकी अंग्रेजी की ताबीर है ये, आप स्लोली स्लोली नहीं कह सकते। आपको बहुत कम ही मिलेगा, अगर कहीं मिल जाए तो उसका मतलब उसको जानकारी नहीं थी, शायद इंडियन ने वो लिखा होगा, वरना यह कोई और वजह हो सकती है। लेकिन यहाँ पर स्लोली स्लोली आप नहीं कहेंगे, बल्कि स्लोली ही में वो माना आ जाता है। ओके, तो पानी धीरे धीरे ऊपर उठने लगा, इसको हम कैसे कहेंगे? द वाटर बिगेन टू राइज, आप अब भी बुला सकते हैं स्लोली। ओके, आगे चलते और हमारा अगला जुमला है और आखिरकार किनारे तक आ गया। और आखिरकार किनारे तक आ गया, इसको अंग्रेजी में कैसे कहेंगे? एंड फाइनली केम टू द ब्रिम। ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं और आखिरकार एंड फाइनली, यहाँ पर हमने फाइनली किया, ऊपर भी आखिरकार आया हुआ था, यहाँ पर हमने एट लास्ट कर दिया। तो आप यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं, एट लास्ट भी ला सकते हैं। बट जब आप कोई काम कर रहे हो जिसके लिए आप मेहनत कर रहे हो और चीज़ हो जाए, उसमें आखिरकार आ जाए, तो बेहतर है फाइनली आप कर दें, लास्ट स्टेज पे आ जाए। यहाँ पर ऐसे ही था, आखिरकार उसने एक घड़ा देखा, यहाँ पर आखिरी काम नहीं हो रहा था, गर्चे वो तलाश कर रहा था, बट यहाँ पर यह उसका आखिरी काम नहीं था, अचानक उसे दिखाई दिया। लेकिन ये जो उसने पूरी मेहनत की है, अब आखिर में चाहे एकदम लास्ट में ये हुआ, तो उस वक्त हम फाइनली ही इस्तेमाल करते हैं ज़्यादातर। आप यहाँ पर एट लास्ट भी कर सकते हैं, यहाँ पर आप फाइनली ला सकते हैं, कोई मसला नहीं, फाइनली ही सा, बट ज़्यादा अच्छा नहीं होगा यहाँ पर फाइनली लाना। ओके, तो एट लास्ट आप कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर है वो आखिरकार किनारे तक आ गया, मतलब पानी आ गया। तो एंड फाइनली केम टू द ब्रिम,
यहाँ पर सब्जेक्ट पोशीदा है द वाटर, ठीक है, और आखिरकार एंड फाइनली किनारे तक आ गया। केम टू द ब्रिम, ब्रिम का मतलब होता है जो घड़े का किनारा होता है, ठीक है। ब्रिंग माने किनारा होता है, बट वो अलग चीज़ है। यहाँ पर ब्रिम का जो ताल्लुक है वो घड़े के किनारे से, तो इसलिए हम कहेंगे और आखिरकार किनारे तक आ गया। तो यहाँ पर केम टू मतलब आना। आप यहाँ पर रीच द ब्रिम भी कर सकते हैं, यानी किनारे तक पहुंच गया वो माना आ जाता, बट रीच अगर आप रीच लाते हैं तो बगैर टू का इस्तेमाल करेंगे, और कम लाते हैं तो टू आपको लाना जरूरी होगा। ओके, सो आखिरकार किनारे तक आ गया एंड फाइनली केम टू द ब्रिम। ओके गाइस, तो ये हमारा जुमला हुआ। आगे चलते हैं और हमारा अगला जुमला है उसने जी भर कर पानी पिया और अपनी प्यास बुझाई। तो यहाँ पर उसने जी भर कर पानी पिया ये एक जुमला हुआ, और अपनी प्यास बुझाई ये दूसरा जुमला हुआ, ठीक है। जी भर कर कोई चीज करना, देखिए उसने पानी पिया ये असल है, जी भर कर ये माने में इजाफा के लिए आया हुआ, तो जी भर कर ये आपका फ्रेज है, ठीक है। तो इसको अंग्रेजी में कैसे कहेंगे, हम कहेंगे ही ड्रिंक वाटर टू हिज हार्ट्स कंटेंट, उसने जी भर करके। तो यहाँ पर हार्ट्स कंटेंट का क्या मतलब होता है, हार्ट्स कंटेंट का मतलब जी भर करके, ठीक है। तो यहाँ पर हिज आया हुआ है, अगर कोई फीमेल होती यहाँ पर तो हर हो जाता, कोई आदमी होता तो उसका नाम आ जाता, ठीक है, इस तरह से। तो हार्ट्स कंटेंट का मतलब होगा जी भर कर, हार्ट्स कंटेंट का मतलब होता है जी भर कर। ओके, तो यहाँ पर हम कहेंगे ही ड्रिंक वाटर टू हिज हार्ट्स कंटेंट, उसने जी भर कर पानी पिया, राइट। तो ही ड्रिंक वाटर उसने पानी पिया, टू हिज हार्ट्स कंटेंट अपने यानी जी भर कर। ओके, तो आप अगर कहें मैं जी भर कर खाना चाहता हूँ तो आप कहेंगे आई वॉन्ट टू ईट फूड टू माई हार्ट्स कंटेंट। आप ये जो जुमले हैं ना, अगरचे कहानी आप तर्जुमा कर रहे हैं, लेकिन आप इन सब को लिख लें कॉपी में, ठीक है, तो इससे आपको फायदा होगा। तो हम कहेंगे ही ड्रिंक वाटर टू हिज हार्ट्स कंटेंट, उसने जी भर करके पानी पिया और अपनी प्यास बुझाई, आपका अगला हिस्सा है एंड क्वेंच हिज थर्स्ट। प्यास बुझाने के लिए बोलते हैं क्वेंच हिज थर्स्ट, देखिए पास्ट में है। ओके, तो क्वेंच आपका वर्ब है, हिज थर्स्ट ये आपका ऑब्जेक्ट है। तो ये पूरी कहानी है और ये बहुत ही आसान कहानी थी। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा और मुझे उम्मीद है कि 90% आपका सही रहा होगा। यहाँ पर मैं एक बात बताना चाहता हूँ, ये है कि आप देख लीजिए कि ये पूरी एक कहानी है, ये पूरी एक कहानी है, आपने इसको पढ़ा और अगर आप इसमें गौर करें तो ये जुमलों से बना हुआ, देखिए एक जुमला, दूसरा जुमला, तीसरा जुमला, चौथा जुमला, तो आपकी जो बात होगी वो ऐसे ही मिलकर बनेगी। ऐसा नहीं कि कोई अलग से चीज आपको मिलेगी कहने के लिए। जो कुछ आपको पढ़ाया गया है आप देखिए कि उसमें से कुछ भी नहीं अलग नहीं है, वही स्ट्रक्चर सेम है जो कुछ आपको मैं बता चुका हूं। तो इसीलिए आप उन सब पे फोकस करें, उन सबको समझें ताकि आपको समझ में आ जाए, ठीक है। छोटे छोटे जुमलों से ही पूरी कहानी बनती, पूरी किताब लिख जाती है इन्हीं ऐसे ही जुमलों से, कोई अलग से कोई सिस्टम नहीं है। ओके, तो ये आज की कहानी है जो कि बहुत ही पुरानी कहानी, आपने इस कहानी को भी सुन रखा होगा बचपन में, ठीक है। तो इस कहानी में हमें क्या समझ में आ रहा है, इस कहानी में हमें ये समझ में आ रहा है कि इंसान के साथ अगर कोई परेशानी आ जाए तो उसे परेशान नहीं होना चाहिए, बल्कि कोशिश करनी चाहिए कि इस परेशानी को हम कैसे हल करें। यानी कि परेशानी आते वक्त हमें और परेशान नहीं होना चाहिए, बल्कि हमें उसका हल तलाश करने की कोशिश करनी चाहिए। और हर परेशानी का कोई ना कोई हल है, ये बात याद रखें, हर परेशानी का कोई ना कोई हल है, ठीक है। ये एक सबक हो रहा मिल रहा है। इसके अलावा आप दूसरा दर्स भी ले सकते हैं कि ये मेहनत से इंसान जो है फल हासिल करता है। इंसान अगर मुसलसल मेहनत करता रहे तो उसे फल मिलता है। ये सारी चीज़ें मतलब अपने हिसाब से आप जो है और भी कुछ इसमें जोड़ सकते हैं कि हमें ये समझ में आ रहा है इस कहानी से। खैर मुझे जो समझ में आया मैंने ये बता दिया, ठीक। तो ये पूरी कहानी थी, उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा और यहीं पर आज की हमारी कहानी ख़त्म हुई। अब आपसे रुखसत होते हैं, इंशाल्लाह हमारी मुलाकात अगली कहानी में होगी। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।